फ़क्र से कहता हूँ कि हम स्वर्णिम मिथिला में पैदा हुए हैं और गर्व के साथ कहता हूँ हम मैथिल मिथिलावासी। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप एपी लाइव मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं। एपी लाइव मीडिया का यह एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें मैं बुकों का रिव्यू करता हूँ, पुस्तकों का रिव्यू करता हूँ। आज यह पुस्तक जिसका लेखक आपके सामने बैठा हुआ है, यानी हम मैथिल मिथिलावासी, ये एक पुस्तक है जिसमें आपको मिथिला वर्णन हिंदी, धार्मिक, ऐतिहासिक दर्शन यह पुस्तक करवाती है। मैं इस पुस्तक का लेखक हूँ और आप लोगों के बीच इस पुस्तक को लेकर आप लोग ये मत समझिएगा कि ये अपने पुस्तक को लेकर मुँह मियाँ मिट्ठू कर रहा है। जो लोगों का इस पर ओपिनियन है वो मैं रखने वाला हूँ। इस पुस्तक के में आपको 30 अभ्यास मिल जाएंगे। 30 या 31 अभ्यास है इस पुस्तक में, जिसका पहला इतिहास आपको दरभंगा राजवंश के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। मिथिलांचल में बहुत सारे राजवंश हुए, लेकिन इस पुस्तक के प्रथम अभ्यास में आपको दरभंगा राजवंश के बारे में तह तक जानकारी मिल जाएगी। ये वही दरभंगा राजवंश है जिस राजवंश का राजवंशी नाम खंडवाला राजवंश था। आज भी उस राजवंश के द्वारा दिए गए किया गया कीर्तमान उपस्थित है और हम मिथिलावासी उस पर बेहद गर्व करते हैं। अगर आप राजनगर में जाते हैं, दरभंगा के किले को देखते हैं, दरभंगा यूनिवर्सिटी को देखते हैं, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी को देखते हैं, इन तमाम यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भारत के कई यूनिवर्सिटी को इस राजवंश ने उस समय आर्थिक सहयोग किया था। महात्मा गांधी के कहने पर इस राजवंश ने सोने का एक विशाल, जो आप पदक कह सकते हैं, इस राजवंश ने भारत सरकार को दिया था। इसके अतिरिक्त इस राजवंश ने सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान दिया तो वह राजवंश शैक्षणिक स्तर को लेकर के सबसे ज्यादा संजीदा रहा। इस पुस्तक के प्रथम अभ्यास में आप जान सकते हैं यह राजवंश का उदय कैसे हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को झलक प्रस्तुत कर देता हूं। कहा जाता है कि मिथिला, और वास्तव में मिथिला एक ब्राह्मण बाहुल्य जो क्षेत्र है, उसमें उस समय अकबर का शासन हुआ करता था। इसके पहले तुगलकों का शासन हुआ करता था, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद इस राजवंश का उदय माना जाता है, कहा जाता है। उसके बाद एक दूसरा और भी कड़ी है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी को लेकर के एक संदर्भ को प्रस्तुत किया गया है। एक कथा को लोगों के बीच में रखा जाता है, उस कथा को भी लोग मानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं तो उस कथा को इतर रखते हुए मैंने इस पुस्तक में एक विवरण दिया है कि अकबर का जब शासन पूरे भारतवर्ष में था तो अकबर ने मिथिला से कर लेने में वो असक्षम हो जाते हैं। जब अकबर मिथिला से कर लेने में असक्षम हो जाते हैं तो वह कहते हैं कि मिथिलांचल से कर लेना नितांत आवश्यक है। अब कोई राजा है, वो अपने घर से तो नहीं राज्य को चलाएगा या राज्य के कस्बों को चलाएगा, इसके लिए कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो अकबर ने कहा कि उनके ही राज पंडित थे चंद्रपति ठाकुर, माफ कीजिएगा, उनको बुलाया गया और कहा गया कि आप आइए और अपने एक बेटे का नाम सामने रखिए। उन्होंने महेश ठाकुर का नाम सामने रखा। महेश ठाकुर करवाहक रामनवमी के दिन बनते हैं, जो इस पुस्तक में ये सारा विवरण आप सभी को मिल जाएगा। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये पुस्तक उपलब्ध है। तो मिथिला का वो करवाहक बन जाते हैं और करवाहक बन जाने के बाद जो है वो यहीं से शुरू होता है खंडवाला राजवंश, जो बाद में ठाकुर से सिंह के तरफ कल्टीवेशन होता है इस राजवंश के तमाम राजाओं के नाम के बाद। उसके बाद यह राजवंश का दौर आगे चलता है। लक्ष्मेश्वर सिंह, रामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह, महेश्वर सिंह, इन तमाम राजाओं, ये जो 4-5 राजा हैं, छत्र सिंह, उसके बाद इन तमाम राजाओं का जो फेहरिस्त है वो बहुत ही लंबा है
और उनके द्वारा किया गया कृत भी बहुत ही लंबा है। आप बनारस यूनिवर्सिटी को ले लीजिए। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के अधिकांश यूनिवर्सिटी में, उसके बाद भारतवर्ष के अधिकांश यूनिवर्सिटी में आप इनके द्वारा किए गए कीर्त को आप जान सकते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि अब वह पत्रिका और समाचार पत्र तो बंद हो गया है। इसके बाद हम इस पुस्तक के, अगर आप द्वितीय अभ्यास में आते हैं तो आप जानेंगे कि इस पुस्तक में जनकपुर जो मैंने आप लोगों को इस पुस्तक के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जनकपुर, उसके बाद भवानी स्थान, बाबा विद्यापति उगना स्थान, उसके बाद भवनाथ मिश्र अयाची, मंडन मिश्र, श्यामा माई बानेश्वरी नवादा छिन्नमस्तिका, और काली मंदिर राजनगर उच्चैठ भगवती, माँ ज्वालामुखी कसरोड़, बलिराजगढ़ बली राजा बली, जगदीश नारायण ब्रह्मचार्य आश्रम महाविद्यालय लगमा, उसके बाद लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी, राजनगर परिषद, नरगोना पैलेस, सौराठ सभा, कंदर्पी घाट, मुरली मनोहर तालाब, हरिहरनाथ महादेव और मनोकामना मंदिर। इसके अतिरिक्त परसा सूर्य मंदिर, एकादश महादेव, शांतिनाथ महादेव, गौरी शंकर महादेव, मदनेश्वर, कुशेश्वर, कपिलेश्वर और विदेश्वर के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका हृदय जो है वो बेहद ही प्रमुदित होगा कि जो लोग एपी लाइव मीडिया से मिथिलांचल से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के अतिरिक्त जो मिथिलांचल से इतर के हैं, हमारा चैनल झारखंड में भी प्रस्तुति दे दिया है। अब विभिन्न जगहों पर ये चैनल लॉन्च होने वाला है और इसके जो फाउंडर हैं अभिषेक पुजारी जी, उन्हीं के विशेष आज्ञा के अनुसार इस प्लेलिस्ट को हमने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया है, जिसमें बुक रिव्यू के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मिथिला पे यह पुस्तक है, मिथिला के बारे में तह तक जानकारी देता है। और आइए कुछ अभ्यासों पे हम नज़र डालते हैं। इसमें जो अभ्यास है जनकपुर को लेकर के, आप ये जानने की आप में अब ये कसमोकस शुरू हो गया होगा कि जनकपुर तो नेपाल में है। बेशक ये नेपाल में है। जब हमारे ही राजा हरि सिंह देव मल्ल वंश की स्थापना 300 वर्षों तक उनका साम्राज्य वहाँ पे वो मिथिला को छोड़ करके जब वो गए थे, उन्होंने मल्ल वंश की स्थापना की और इसीलिए आज भी मिथिलांचल का अपभ्रंश जो है वो नेपाल में देखा जाता है। और जब बिहार भारत से नेपाल नहीं अलग हुआ था तो नेपाल का तराई इलाका मिथिलांचल में आता है। तो उसी तराई इलाके में जनकपुर भी आते हैं और माँ जानकी यहाँ की बेटी हैं और हम गर्व से कहते हैं कि राम यहाँ के जमाए हैं। भले नेपाल एक अलग देश हो गया हो, लेकिन आज भी मिथिला का जो गुलाबियत है वो वहाँ पे खिला है और हमेशा ही खिला रहेगा। और भारत और नेपाल के बीच में जो आप सहिष्णु संबंध देखते हैं, जो एक संबंध में प्रगाढ़ता है, जो गहराई है, जो संबंध कभी खत्म नहीं होगा, वो आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी प्रबल है। और उसी प्रबलता पे सबसे शिखर पे आता है जनकपुर स्थान। इसके बाद बहुत सारे स्थान हैं जो नेपाल जो है वो हमारे और आपके लिए पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पुस्तक के माध्यम से आप ये जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त भवानी स्थान, इनको कौन नहीं जानता है, जहाँ बाबा विद्यापति को नौकर और चाकर बन महादेव स्वयं आए थे। वहाँ आज भी विद्यापति महादेव को पकड़े हुए प्राण त्यागे हैं। वह शिवलिंग, वो पार्थिव शिवलिंग आप भवानी स्थान मधुबनी में जाकर के देख सकते हैं। अयाची मिश्र, जिनके नसीब में पुत्र सुख तो नहीं लिखा था, लेकिन महादेव स्वयं वहां गए। उनके पत्नी के गर्भ में रहे 9 महीने के पश्चात 12 वर्ष तक इसी मिथिलांचल में अयाची मिश्र रहे। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी जो विद्युत्तमा थी, उसके बाद शास्त्रार्थ जो शंकराचार्य के साथ हुआ था, ये यहीं सहरसा सुपौल मंडन मिश्र में आपको इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। दरभंगा का श्यामा माई मंदिर, जो आज भी रामेश्वरी श्यामा माई मंदिर के नाम से विख्यात हैं और महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह के चिता पर माँ दरभंगा के चौखट पर उपस्थित अपने भक्तों को आशीर्वाद से सुशोभित करती हैं। बानेश्वरी, वह लड़की जो अपने दोनों ही भाई बहन को अपने पलथे पर लिए, अपनी आध्यात्म और शक्ति के बल पर, अपनी पवित्रता के बल पर पाषाण रूप ले लेती हैं और माँ दुर्गा का
स्वरूप भी उनमें आ जाता है, जो आज भी बानेश्वरी स्थान में आप जा करके देख सकते हैं, इसी मधुबनी मिथिलांचल में। इसके अतिरिक्त नवादा भगवती स्थान, छिन्नमस्तिका भगवती स्थान और राजनगर का सौम्य माँ काली, सौम्य माँ श्यामा का विवरण, जो शुद्ध संगमरमर सफेद से बना हुआ वो मंदिर है, जो दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया है। जिस पत्थर का उपयोग ताजमहल में किया गया है, उसी पत्थर का उपयोग माँ काली के इस भव्य मंदिर के निर्माण में प्रयोग किया गया है। उच्चैठ भगवती, जहाँ कालिदास को माँ भगवती अपना दर्शन देती हैं, और माँ भगवती कालिदास जो एक निरीह व्यक्ति होते हैं, उसे महाकवि की उपमा देकर आज जग में जागृति को स्थापित की हुई हैं। दुर्भाग्यवश ये कि बहुत सारे आधिकारिक ग्रंथों में इस चीज़ का विवरण नहीं किया गया है कि कालिदास को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उच्चैठ बेनीपट्टी में अगर आप जाइएगा तो वह माँ काली का एक काला शिला पट्ट पर भव्य दर्शन माँ लोगों को देती हैं, और माँ विद्यावाहिनी मनोकामना दायकी हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। विष्णु के एक लात के प्रयोग से बलि को अंदर तक धंसा देने का स्थान आज भी बाबूबढ़ी पंचायत में मौजूद है, जिसे बलिराजगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जगदीश नारायण ब्रह्मचार्याश्रम, जो आज भी मिथिलांचल में मौजूद है, लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जी, जिनकी कई कुटियाएं भारतवर्ष के विभिन्न जगहों पर उपलब्ध है। नरगोना पैलेस, जिसे भारतवर्ष का प्रथम भूकंप रोधी मकान कहा जाता है। कंदर्पी स्तंभ, जहां मिथिलांचल का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और कहा जाता है कि उस युद्ध में तमाम वर्ग के लोग सहायक थे, इसीलिए आज मिथिला का स्वरूप अभी विद्यमान है। नहीं तो तुगलकों ने उस पर पुरजोर उसका प्रहार किया था। हमारे मिथिला के उस समय में जो राजा थे नरेंद्र सिंह, उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया था सैन्य शक्ति के साथ। इसके अतिरिक्त सौराठ सभा, जहां कहा जाता है कि वर और वधू की समगोष्ठी होती है, और उस गोष्ठी में वर वधु एक दूसरे को पसंद करते हैं, और दहेज मुक्त विवाह वहां होता था, और अभी भी अब उसका स्वरूप जो है वो शुरू हुआ है। मुरली मनोहर तालाब, बाबा हरिहरनाथ, मनोकामना मंदिर, जहाँ पे जाकर के हम पेंसिल से लिख देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। परसा सूर्य मंदिर, एकादश महादेव, जो 11 महादेव, जिसकी आकार में छोटाई और बड़ाई हमेशा ही होते रहता है, लेकिन महादेव आज भी एक ही जलसैया पर 11 स्वरूप को मिथिलांचल वासी को, मिथिलावासी को देते हैं। इसके अतिरिक्त शांतिनाथ महादेव और गौरी शंकर महादेव, बाबा मदनेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान, कपिलेश्वर स्थान, जिसे मिथिलांचल का बैद्यनाथ धाम कहा जाता है। इसके बाद विदेश्वर स्थान के बाद इस पुस्तक के अभ्यासों का समाप्ति होती है। एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद आप जरूर प्रमुदित होंगे कि इस पुस्तक में इतना विस्तृत विवरण दिया गया है। इसका द्वितीय संस्करण स्वर्णिम मिथिला है, जो इस वीडियो के बाद आप उस बुक का रिव्यू आप देख सकते हैं। मैं इस पुस्तक का लेखक हूँ, मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं कर रहा था, लेकिन करने के थोड़ा सा कोशिश इसलिए कर देता हूँ कि गर्व है कि हम मिथिलांचल में पैदा हुए हैं। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में दूसरे बुक के रिव्यू के साथ।